दोस्तों, भारत में शराब खुले में बिकती है। जिस भी गली या सड़क के सामने आपको मर्दों के साथ बहुत ज्यादा भीड़ और गाड़ियां एक साथ दिखें, आप समझ जाइए वहाँ शराब का ठेका है। अब ऐसे में भारत में नोटबंदी तो हो सकती है, पर शराब बंदी का सपना आप भूल कर भी मत देखिए हो। अब गांधी जी के नाम पर गुजरात में तो शराब बैन है, पर देश भर में आपको आसानी शराब मिल सकती है, यहाँ तक कि गुजरात में भी। लेकिन जब आजादी के बाद शराब इलीगल थी तो आखिर कैसे इलीगल हो गई, आइए जानते हैं। ये उस दौर की बात है जब आजादी मिले करीब 1 साल ही हुआ था और देश में संविधान बनाने की तैयारियां जोरों पर थी और इस काम का जिम्मा था संविधान सभा पर, जिसके बाद 24 नवंबर 1948 को संविधान के मसौदे पर चर्चा के लिए इसकी एक मीटिंग हुई। ये वही साल था जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। अब जाहिर है ज्यादातर सदस्यों ने अपने भाषणों में महात्मा गांधी और उनके आदर्शों का खास तौर पर जिक्र किया और उस दिन सबसे बड़ी बहस शराब बंदी के मुद्दे पर हुई। बता देंगे महाराष्ट्र के क्रिमिनल लॉयर काजी सैयद करीमुद्दीन ने शराब पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव रखा था और उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने का सीधा मतलब होगा महात्मा गांधी की इच्छाओं का अनादर। अब चूंकि शराब बंदी महात्मा गांधी की इच्छा थी तो उसे खारिज करना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। इसलिए जब बाला साहेब हनुमंतराव खारडेकर इस प्रस्ताव के खिलाफ बोलने के लिए उठे तो उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। बेशक वो डरे हुए थे। कोल्हापुर के 45 वर्षीय वकील और निर्दलीय सदस्य बाला साहेब ने बताया कि उन्होंने इससे पहले कभी किसी सभा को संबोधित नहीं किया, यहाँ तक कि स्कूल या कॉलेज में भी नहीं। लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो कोई शख्स अपनी कुर्सी से एक पल के लिए भी नहीं हिला। खारडेकर ने शराब बंदी के पक्ष में दी गई दलीलों को एक एक करके उधेड़ना शुरू किया। उनका कहना था कि लिकर बैन पर ज्यादातर लोगों ने अमेरिका की मिसाल तो दे दी, लेकिन अमेरिका ने खुद ही अपना फैसला पलट दिया था। अब भारत को अमेरिका के नक्शे कदम पर चलने के बजाय उसकी गलतियों से सीखना चाहिए। फिर खारडेकर ने तकनीकी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ने शराब बंदी लागू करने का वादा जरूर किया था, लेकिन अब ये लाखों लोगों की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला जन संगठन नहीं रहा। अब ये एक सियासी दल बन चुका है, जो कि बिल्कुल सच बात थी दोस्तों। अपने संबोधन के तीसरे पॉइंट के तौर पर खारडेकर ने मद्रास प्रेसिडेंसी में शराब बंदी की नाकामी की ओर इशारा किया। दरअसल वहां पर सी राजगोपालाचारी ने साल 1937 में शराब पीने पर रोक लगाई थी, लेकिन लोगों ने पीना छोड़ा नहीं और प्रेसिडेंसी की जेलें शराबियों से भरती जा रही थी। अब सब चुपचाप उन्हें सुन रहे थे। जिसके बाद चौथे पॉइंट में उन्होंने कहा कि एक दलील ये दी गई कि सभी समुदाय के लोग शराब पर पाबंदी चाहते हैं, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पारसी और ईसाई इसके फेवर में नहीं है। अब आखिर में आई सबसे मुश्किल दलील, यानी शराब बंदी राष्ट्रपिता की इच्छा थी, जिसके बाद उन्होंने पूरी निर्ममता से इस दलील की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। खारडेकर ने कहा शराब बंदी गांधीवाद का बाहरी जाल था। गांधी जी जो खुद कहते थे कि उनका सार प्रेम और सहिष्णुता था। गांधी जी की धारणा थी कि सत्य एक है, लेकिन सत्य के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण, अपना व्यू होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को इसे खुद ही देखना होगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त शिक्षा, स्वास्थ्य और युद्ध जैसी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, ना कि शराबबंदी पर। इसके बाद क्या था, उन्होंने जोर दिया कि एक नए नवेले आजाद मुल्क में आजादी को बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने ग्रीक फिलोसोफर्स के साथ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, कालिदास और हैरल्ड लास्की जैसे महान लोग, उनके विचारों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा जरा सोच कर देखिए, बिना शराब के किसी क्लब की रूमानियत का क्या असर होगा। कुछ लोग शराब और बियर की जगह बटर मिल्क का ग्लास लेकर इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कर रहे हैं। ये चीज सोचने में कितनी अजीब लगती है। खारडेकर ने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक संपादक का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि शराब के अलावा और भी कई चीजें हैं जो सिर पर चढ़ जाती हैं, उनमें से एक चीज ताकत है। खारडेकर ने कांग्रेस पार्टी को आगाह किया कि वो अपने सिर पर ताकत का नशा ना चढ़ने दें। अब शराब के मसले पर गांधी भले सबसे मुखर रहे, लेकिन वो इसे बैन करने की मांग करने वाले पहले नेता नहीं थे। भारत की सियासत में शराब का विरोध साल 1878 में शुरू हुआ था। उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत की अफीम से कमाई घटने लगी थी और चाय से रेवेन्यू में भी कोई इजाफा नहीं हो रहा था, तो उसने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एक एक्साइज एक्ट पेश किया। मकसद था कि देसी शराब की खपत घटाकर लोगों को लाइसेंस वाली शराब पीने के लिए एनकरेज किया जाए, ताकि सरकार की कमाई को तगड़ा इजाफा हो, और हुआ भी है। जिसके बाद साल 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी शराब बंदी की मुहिम से जुड़ गए, लेकिन शराब के खिलाफ आंदोलन उससे पहले ही रफ्तार पकड़ चुका था। इतिहासकार रॉबर्ट एरिक
माइक कॉलवर्ट के मुताबिक 1900 के दशक में ही गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक शराब बैन के मसले पर एकजुट हो गए थे, जबकि कई बाकी मुद्दों पर दोनों नेता राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के खिलाफ थे, जो कि सभी को हैरान कर रहा था और उनके आंदोलन से जुड़ने के लिए एनकरेज भी कर रहा था। जिसके बाद साल 1922 में चौरी चौरा के आंदोलन की शुरुआत हुई। उत्साही भीड़ ने शराब की बिक्री और खाने पीने की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन करके की थी, जिसे अब गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले मंच के तौर पर जाना जाता है। अब चूंकि गांधी जी ने हिंसा का सहारा लेने से मना किया था, लेकिन साल 1931 के गांधी इरविन समझौते में उन्होंने शराब की दुकानों के सामने अहिंसक रूप से धरना देने का अधिकार को बराबर रखा। असल में गांधी जी मानते थे कि शराब पीना किसी बीमारी जैसा ही है और इससे अपना बचाव करने और लड़ने की जिम्मेदारी खुद मरीज की होती है। उसे उसकी भलाई के लिए जबरदस्ती इलाज देना सही नहीं है। ना ही देश या सरकार के लिए जरूरी है कि वो अपने लोगों को शराब की बीमारी से बाहर निकालकर बचाएं। अब चूंकि हाल ही में देश आजाद हुआ था और देश का खजाना बिल्कुल खाली था, जिसके बाद सभी जानकारों ने अंदाजा लगा लिया था कि शराब बंदी से सरकारी खजाने को लगभग 25 करोड़ रुपए की चपत लगी, जो कि नकदी की कमी वाले देश के लिए काफी बड़ी रकम थी। एक साल पहले स्वतंत्र भारत के पहले अंतरिम बजट में कुल खर्च सिर्फ 197 करोड़ रुपए था। फाइनेंशियल प्रोविजंस की एक्सपर्ट्स कमेटी की रिपोर्ट की बैठक ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बताया था कि बंगाल और असम को छोड़कर सभी राज्यों में युद्ध के वर्षों के दौरान बजट सरप्लस था और बढ़े हुए रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा शराब और अफीम जैसे नशीले पदार्थों पर एक्साइज और कस्टम चार्जेस से आया था। लेकिन शराबबंदी के पक्ष या विपक्ष में जितनी भी दलीलें दी गईं, उनका इकोनॉमी से ज्यादा मोरल और सोशल इंटरेस्ट था। खारडेकर के अलावा भी कुछ लोगों ने शराब बैन का विरोध किया था या इसे कुछ टाइम के लिए टालने का सुझाव दिया था। ज्यादातर लोगों ने बातें धार्मिक और फिर आदिवासियों के अधिकारों का हवाला देते हुए कही, लेकिन आखिर में खारडेकर की जीत हुई और संविधान में शराब पर पाबंदी नहीं लगी, लेकिन इसे देश के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया। और आज यही वजह है कि शराब का कारोबार ऐसा राज्य सरकारों के लिए कमाई का मुख्य जरिया हो गई है। राज्य सरकारें अपना कुल रेवेन्यू का 10 से 20% हिस्सा तो इसी से जुटा पाती हैं। बता दें कि कर्नाटक सरकार के कुल रेवेन्यू का 14.27%, दिल्ली सरकार का 11.37%, हरियाणा सरकार का 10.49%, उत्तर प्रदेश सरकार का 9.92%, तेलंगाना सरकार का 9.65%, मध्य प्रदेश सरकार का 7.35%, बंगाल का 8.62%, पंजाब सरकार का 7.35% रेवेन्यू सिर्फ शराब की बिक्री से ही आता है। बिहार सरकार शराब से कोई कमाई नहीं करती क्योंकि बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी लागू है। अब बाकी सरकारें शराब बंद क्यों नहीं करती? तो बता दें कि शराब जैसी कमाई किसी दूसरी चीज में नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शराब से मिलने वाला रेवेन्यू देश के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और अन्य के लिए एक मेन सोर्स है। मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर ने बताया कि भारतीय राज्यों को शराब की बिक्री से लगभग 2.70 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई होती है और इस तरह का कोई दूसरा कमाई का सोर्स नहीं मिल सका है। उनके मुताबिक राज्य सरकारें शराब पर एक्साइज ड्यूटी, वैट और अदर टैक्स वसूलते हैं। इतना ही नहीं, राज्य सरकारें लाइसेंस देकर शराब की दुकानें खोलती हैं। हाल ही में तमिलनाडु ने शराब की कीमतों में बढ़ोतरी की है। आज तमिलनाडु शराब से रेवेन्यू के रूप में लगभग 37,000 करोड़ रुपए कमाता है, जो कि राज्य का टोटल रेवेन्यू का लगभग 21% है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? भारत में शराब लीगल होनी चाहिए या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जल्दी से जल्दी दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।